नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। इन तीनों को दिल्ली दंगों के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों ने ही अपनी तुरंत रिहाई के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दायर की थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने देवांगना, नताशा और आसिफ के घर के पतों का सत्यापन करने के लिए 21 जून तक का वक्त मांगा था। कांग्रेस टूलकिट मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ट्विटर इंडिया के प्रमुख से 31 मई को दिल्ली पुलिस ने कथित कांग्रेस टूलकिट मामले में पूछताछ की थी। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी से कर्नाटक के बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 31 मई को पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो कथित तौर पर यह पूछताछ तब हुई जब दिल्ली पुलिस की टीम टूलकिट मामले में नोटिस देने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम हरियाणा में ट्विटर के दफ्तरों में गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में भड़काऊ ट्वीट किए। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले इसी मामले में ट्विटर के अलावा समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी और लेखिका सबा नकवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें से कुछ धाराएं गैर जमानती हैं। बीबीसी से बात करते हुए केस दर्ज कराने वालों में से एक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि टीकाकरण के बारे में, दवाओं के बारे में अफवाह फैलाना सीधे सीधे राजद्रोह की श्रेणी के अपराध हैं और बाबा रामदेव को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देगा। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे कैसे घोषित किए जाएंगे इसका फॉर्मूला भी बताया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के नतीजे 10वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30%, 11वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30% और 12वीं में प्री बोर्ड में हासिल किए गए अंकों में से 40% अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने अदालत को बताया कि 10वीं और 11वीं के 5 में से 3 विषयों के सबसे अच्छे अंकों को लिया जाएगा। बोर्ड ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के सामने इस फॉर्मूले को रखा। पश्चिम बंगाल बीजेपी में कब जबरदस्त भगदड़ मच जाए ये कोई नहीं कह सकता। बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल राय टीएमसी में वापस आने के बाद बीजेपी विधायकों, सांसदों के मिशन घर वापसी में जुटे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राय इन दोनों फोन के जरिए ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो बीते कुछ सालों में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। बीजेपी के नेताओं को फोन करने के बारे में पूछने पर राय ने कहा, मैं फोन के जरिए बीजेपी के नेताओं और आयोजकों के साथ लगातार राब्ता कायम कर रहा हूं। राय के बेटे शुभ्रांशु ने भी इस बात की तस्दीक की है और वह भी इस मिशन में शामिल हैं। शुभ्रांशु ने टीओआई से कहा कि लगभग 25 से 30 बीजेपी विधायक पाला बदलकर टीएमसी में आ सकते हैं। बीजेपी के 2 सांसद भी ऐसे हैं जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सुनील मंडल मंगलवार को कह चुके हैं कि टीएमसी से बीजेपी में गए नेता बेचैनी से गुजर रहे हैं। उन्हें दिल से स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि बीजेपी में कुछ लोग सोचते हैं कि पार्टी में नए आए लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। बर्धमान पूर्वा सीट से सांसद सुनील मंडल पिछले साल दिसंबर में खड़गपुर में हुई अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि शुभेंदु ने साथ काम करने के वादे को नहीं निभाया और शुभेंदु उनसे संपर्क भी नहीं करते। पश्चिम बंगाल बीजेपी में मुकुल राय के बाद कई विधायकों के वापस टीएमसी में शामिल होने की खबरों से परेशान बीजेपी के सामने एक और आफत आ गई है। त्रिपुरा में नाराज चल रहे बीजेपी के कुछ विधायकों पर टीएमसी की नजर है और वह उनके बीच पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल की ही तरह त्रिपुरा में भी बीजेपी के असंतुष्टों को टीएमसी में लाने का काम मुकुल राय को सौंपा गया है।
वहीं त्रिपुरा बीजेपी में नाराज नेताओं पर टीएमसी की नजर होने की खबर से बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आ गया है और उसके राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और पूर्वोत्तर में बीजेपी के संगठन सचिव अजय जमवाल बुधवार को अगरतला पहुंच गए और राज्य के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक सामग्री के मामले में अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर एनआईए ने छापा मारा है। सीआरपीएफ के सशस्त्र जवानों के साथ पहुंची एनआईए की टीम शर्मा को पूछताछ के लिए एनआईए कार्यालय लेकर गई। शर्मा को कुछ लोग एंटीलिया मामले में आरोपी और पूर्व असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के गुरु के तौर पर देखते हैं। एनआईए ने पहले संकेत दिए थे कि प्रदीप शर्मा उसके निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए तो था ही कि उनका संबंध सचिन वाजे से था, इसलिए भी कि अपराध के बाद शर्मा आरोपी से मिले थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को लेकर चल रही बहस के बीच एक और जानकारी सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तावेजों के हवाले से लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 मार्च 2021 को जमीन के एक नहीं 2 टुकड़े खरीदे थे। पहली जमीन 1.208 हेक्टेयर की है, जबकि दूसरी जमीन 1.037 हेक्टेयर है। 1.20 हेक्टेयर वाली जमीन को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है और आरोप लगाया है कि इस जमीन को 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया और फिर 7:15 पर यानी 5 मिनट बाद उसे 18.5 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिर से खरीद लिया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने यह जमीन हरीश व कुसुम पाठक से खरीदी थी। राजस्थान में अब लगातार सचिन पायलट गुट के विधायक अपनी आवाज को उठाने लगे हैं। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 2013 में कांग्रेस की अब तक की जब सबसे बुरी हालत थी, जिसमें 200 में से केवल 21 सीटें मिली थी, उस दौर में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए अपना खून पसीना बहाया, उन्हें अब मान सम्मान मिलना चाहिए। शेखावत ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने पोलिंग बूथों पर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, ना कि उन चुनिंदा रिटायर्ड नौकरशाहों को जिनकी वफादारी पूरी तरह अस्थायी है। हमें ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए आलाकमान पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि आलाकमान इनका समाधान निकालेगा। पहले लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद करने और उसके बाद कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों तक दवाएं पहुंचाकर असली हीरो बनने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि सोनू सूद और कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी तक कोरोना की दवा रेमडेसिविर कैसे पहुंची। हाईकोर्ट ने यह भी कहा ये लोग दवा असली है या नकली या वैध है, इसको जांचे बिना खुद को एक प्रकार के मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। बता दें, मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बीडीआर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ एंटी कोविड दवाई रेमडेसिविर के सिद्दीक को सप्लाई करने के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज किया गया था। भारत में पिछले एक दिन में 67,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,330 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,81,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 8,26,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।